आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। डीटर प्राइस भी वाले हो, कैसे हो? तो भाई पार्ट नंबर 4 आ चुका है। थर्ड हमने 1 घंटे का बना दिया था और उसके बाद बैटरी भी डाउन हो गई थी और कुछ बीच में बहुत जरूरी काम था और मुझे घर पे भी जाना था, इसलिए टाइम नहीं था, तो मैंने वो वीडियो पब्लिश कर दी। तब पार्ट नंबर 4 में हम बचे हुए प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, CI SI के सवाल करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो एक आधे क्वेश्चन मैं बता भी दूंगा, वो करने लायक नहीं है। ठीक है, अगर आपके पेपर में आते हैं, बहुत ही मुश्किल है कि आप इतने कैलकुलेटिव क्वेश्चन को कर पाओ। ठीक है, तो अब आप देखिए, मैं बता दूंगा सारी चीज। उससे पहले ये क्वेश्चन देखिए, कितना बड़ा क्वेश्चन हमारा पूछ रखा है। क्या कर रखा है? त्रिस्तरीय आपूर्ति श्रृंखला में एक निर्माता एक निश्चित लागत पर एक मेज का उत्पादन करता है। मैन्युफैक्चरर एक सर्टेन कॉस्ट पर टेबल बनाता है, फिर मैन्युफैक्चरर उसको सेल करता है, किसको? एक होलसेलर को 30% प्रॉफिट के मार्जिन पर। अब उसके बाद होलसेलर इस टेबल को 300 रुपये पर 1300 रुपये पर एक रिटेलर को बेचता है और 25% का प्रॉफिट मार्जिन निकालता है। अब जो रिटेलर है वो इस टेबल को कंज्यूमर को बेचता है 30% प्रॉफिट मार्जिन पे। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरर का जो कॉस्ट प्राइस है वो 800 प्लस में आर है, 800 प्लस में आर लेस देन है जो रिटेलर का सेलिंग प्राइस है टेबल को बेचने का। तो HCF कह रखा हमारा आर और 18 का निकालो। तो बहुत ही साधारण सा सवाल है, कैसे करेंगे देखो। यहाँ पर हमारी जो चाहिए किसका? रिटेलर का सेलिंग प्राइस चाहिए। रिटेलर कहाँ पर है? ये रहा, है ना। होलसेलर इसको 1300 में बेचता है, 25% का लाभ कमाता है। ठीक है, इसका मतलब जो ये रिटेलर है इसका सीपी आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा? 1300। ठीक है, अब आप देखिए क्या रखा है कि जो रिटेलर है वो फिर 30% का लाभ कमाकर, तो इसका 30% मतलब 13/10। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया? 1690। ये रिटेलर का SP आ गया हमारा। ठीक है, ये निकल गया। यहाँ पर कह रखा है मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस निकालना हमें। देखो ये रहा। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो ये देखो होलसेलर इसको 1300 में बेचता है और 25% का लाभ कमाता है। तो यहाँ से देखो 1300 गुणा में 100 में 125 हो जाएगा, है ना। समझ आ रहा है? और यहाँ पे 30% है तो 10/13 हो जाएगा। और यहाँ पर एंड सेल्स द, ठीक है, आगे ये। अब यहाँ से देखो आप, 13 से ये गया और 25, 125 अट्ठे होता है 1000। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया 800 रुपये, है ना। अब इसने कह रखा है कि 800 प्लस में आर कम है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो 800 प्लस में आर कम है, तो यहाँ का अगर डिफरेंस देखोगे आप, है ना, क्या देखोगे? अगर डिफरेंस देखोगे तो कितना हमारा इन दोनों के बीच का? 890। ये क्या है? कम है। और यहाँ पर भी यही कह रखा है कम है, मतलब ये किसके बराबर है? 800 प्लस में आर के। ठीक है, यहाँ से आर हमारा कितना आ गया? 90। अगर भाई साहब आर 90 आ गया और 18, तो इसका HCF क्या आएगा? 18। 18 हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ही साधारण सा सवाल था, परसेंटेज की तरह ही होने वाला था। परसेंटेज और हमारा मतलब प्रॉफिट लॉस जोड़कर एक बहुत ही खतरनाक सवाल बना दिया है। ठीक, समझ में आ रहा है? तो बहुत ही साधारण सा सवाल है, आप इसको ध्यान रखना, आगे पूछ सकते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, CPSP पर ही खेला गया है। अब आप देखो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पर कोर्ट अटेंडेंट का सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस भी डाल दी है, ये फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस थी। ठीक है, उसके अलावा ये प्ले लिस्ट है बेस्ट टॉप 50 मैथ्स जो रिपीटेड टाइप से यहाँ पर करवा रखे हैं। अगर आपका कोर्ट अटेंडेंट का पेपर है, आप इसको देख के चले जाना। 23 से 24 क्वेश्चन यहाँ से ही फंसेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन TCS अलग पूछता ही है। ठीक है, उसके अलावा कोर्ट अटेंडेंट के जून 2026 के मॉक टेस्ट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के मॉक टेस्ट और
यहाँ पर आप देख पा रहे होगे डी ट्रिपल बी पेपर्स, जहां पर बेस्ट क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं। उसके अलावा अगर आप कोर्ट ये क्या नाम है फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करना चाहते हो तो बैच है, रिवीजन बैच 599, आप पेमेंट यहाँ पर कर सकते हो। उसके अलावा ये मैथ का है, अगर मैथ के आप शॉर्ट ट्रिक्स और डी ट्रिपल एस बी में नौकरी लेना चाहते हो तो इस बैच में एनरोल कर लो। 999 हमारी फीस है, आप वहीं पे शेयर मतलब पे कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पिछले वाले में मैंने थोड़ा सा टाइम लगा के समझाया, क्वेश्चन आसान था, मुश्किल नहीं था। आर ने एक वस्तु इतने में खरीदी, उसने इसे एस को बेच दिया और एस ने पी को बेच दिया। ठीक है, आर का लाभ प्रतिशत एस के लाभ प्रतिशत का दुगना है यदि पी ने वह वस्तु सीधे आर से उसी कीमत पर खरीदी होती जो एस को भुगतान की गई थी, तो आर को 32% का लाभ होता। तो एस का लाभ क्या है? एक चीज समझो आप, क्या? इसको भी छोड़ो आप, किसको छोड़ो? ये जो 150 है, यहाँ पे देखो 32% है। ठीक है, और यहाँ पर कह रखा है कि बेच दिया तो आर का लाभ प्रतिशत एस के लाभ प्रतिशत का दुगना है, मतलब एक्स है तो एक का 2x है, इसका सक्सेसिव 32% आना चाहिए। एक्स प्लस में 2x प्लस में x गुना में 2x अपॉन में 100 इज इक्वल टू 32 डिग्री 32% आना चाहिए। तो अगर x की वैल्यू हम 10% रखते हैं, x की वैल्यू अगर हम 10% रखते हैं तो सक्सेसिव 32% आएगा। तो s का लाभ ना आर का लाभ प्रतिशत एस के लाभ प्रतिशत का दुगना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, तो अब यहाँ से देखिए ये होता है एस जब बेचता है तो 10% का लाभ, और जब आर बेचता है तो इससे दुगना मतलब 20% का लाभ। तो आर ने एस को कितने में बेचा वो प्राइस निकाल लेते हैं, तो 150 इंटू में। ठीक है, अब हमारा काम आएगा 150 का, 120 अपन में 100 मतलब 6/5, तो यहाँ से आ गया 180 रुपये। ठीक है, अब 180 रुपये आ गया तो हमारा क्या रखा है, एस का लाभ बताओ। ठीक है, अब एस इसको पी को बेचेगा, एस सोल्ड इट टू पी 10%, तो इसका 10% हमारा क्या आ जाएगा, 1/10। ठीक है, कितना आ गया, 18 रुपये हमारा आंसर। समझ पा रहे हैं? ठीक है, सभी को समझ में आ गया। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, अब हमारा क्या रखा है, ये क्वेश्चन है ना, जैसे पहले भी काफी बार आया है और मैंने बताया था इसका तरीका। क्या? ऊपर लिखो ये कितना कूलर है, तो 5 है ना, गुणा में जो प्रॉफिट लॉस है ऊपर ही लिख दो 107/100, नीचे लिखो ये प्राइस 65,270 गुणा में 100 इक्वल टू 8 कूलर 120/100 और यहाँ पे x। ठीक है, अब इसको बस सोल्व कर दो। कैसे करोगे? देखो 100 से 100 गया है ना, 5 से काटोगे तो 24 आ गया है ना, और हमारा अब ये 8 चौके 32 है ना, एक जीरो तो रहेगी, एक जीरो तो रहेगी। ठीक है, अब ये 7 है तो हमारा लास्ट में एक आना चाहिए जहां तक है, कट ये एक से ही कटेगा जहां तक है। ठीक है, क्योंकि 7 की टेबल में और कहीं पे 7 नहीं आता, केवल 7 एकम 7 होता है। अब यहाँ पे 8 चौके 32 2 आना चाहिए, तो एक की 2 से गुणा होगी तो लास्ट में 2 आना चाहिए और एक जीरो आना चाहिए, ये हमारा आंसर। ठीक है, ये मैंने काफी बार बताया है। यहाँ पे लिखो जो भी नंबर है, यहाँ पे लिखो जो भी प्रॉफिट है ना, 1 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज और नीचे जो भी प्राइस है। ठीक है, इक्वल टू ऐसे ही ये N1, ये हमारा P1 और ये भी 1 प्लस में P1। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर N2 गुणा में 1 प्लस में P2। ठीक है, अपॉन में P2 मतलब प्राइस और ये प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट हमारा क्या रखा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, यदि वस्तु को बेचने पर क्रय मूल्य का अन्य 12% खर्च हो जाता है तो कुल क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए खुदरा मूल्य क्या होना चाहिए। तो अब यहाँ से देखिए आप,
क्या रखा है, वस्तु को बेचने में क्रय मूल्य पर 12% का और खर्च हो गया, तो मैंने बताया था, तो इसी में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 गुना में 12% होता है, 12/100, तो मतलब 3/25, ठीक है, तो आ जाएगा 28/25 गुणा में करेगा 25% का लाभ कमाना है, तो आ जाएगा 5/4, ठीक है, ये तो आ गया डबल जीरो, ये तो नीचे ही आ जाएगा। अब देखो 6×5 = 30 है ना, या जीरो आ गया, ये 3 से गुणा होगी, 27×3 = 81 होता है, ये 84 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। आना तो यही चाहिए भाई, 8.4, ठीक है, लेकिन एक बार चेक कर लेना, हम यही तो करते हैं ना, जो कॉस्ट प्राइस होता है, मान लिया उस पर जो भी रिपेयरिंग का खर्चा आता है उसमें जोड़ देते हैं, बाद में जो भी प्रॉफिट आता है वो गुणा कर देते हैं, ठीक है, कोई नहीं, खुदरा मुझे क्या होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या रखा हमारा, कि एक आदमी 1 रुपए में 4 की दर से टॉफियां बेचता है और 45% के हानि होते हैं, 10% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस दर पर बेचना चाहिए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज देखो, रुपए तो एक ही है ना, हमें ये बताना है, तो भाई ये सवाल हमारा पहले भी पूछा गया था। अब यहाँ पे 1 रुपए 1 रुपए दे रखा है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 की दर से अगर बेचता है ना, 45% का हानि होती है, 45% की हानि होती है, इसका मतलब क्या है, वो ज्यादा बेचता है, ज्यादा बेचता है, तो पहले हम सिप्पी बजाएंगे, ठीक है, तो ज्यादा बेचने से उसको नुकसान हो रहा है, इसका मतलब कम बेचनी पड़ेगी, तो कम के लिए कम से गुणा। देखो ये होते हैं हमारे वस्तुओं के सवाल, इसमें बस एक चीज ध्यान रखना, जब आप है ना ज्यादा वस्तु बेचोगे ना तो नुकसान होगा, और कम वस्तु बेचोगे तो लाभ होगा, ठीक है, बस ये चीज ध्यान देखनी है। अब यहाँ पर 45% का अगर हानि हो रही है, तो अगर हम कम बेचेंगे, 45% होता है 9/20, है ना, और ये माइनस में है, तो हमें 11/20 बेचनी पड़ेगी, मतलब कम वस्तु बेचनी पड़ेगी, तो ये आ गया हमारा सिप्पी, ठीक है। अब कह रखा है 10% का लाभ, 10% होता है हमारा 11/10, ठीक है, अगर लाभ कमाना है तो हमें वस्तु क्या है, कम बेचनी पड़ेगी, कम के लिए कम से गुणा, ज्यादा से भाग, ठीक है, तो 11 से 11 गया, ये हमारा 2, तो 2 अगर टॉफी आप बेचोगे तो आपको 10% का लाभ होगा, ठीक है। पहले हमने क्या करा है, हम पहले सिप्पी पे गए, ध्यान से समझो, सिप्पी पे हम कैसे जाते हैं, सिप्पी पे कैसे जाते हैं आपको ध्यान हो, तो जब रुपये वाला आता है, मान लिया 150 रुपये है, और इस पर 50% का लाभ होता आता है, तो 100/150 करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, इस तरह हम सिप्पी पे जाते ही है रुपये में। लेकिन वस्तु जब आती है ना ऑब्जेक्ट वाले में, तो इसका उल्टा हो जाता है, क्यों, जब आप कम वस्तु करोगे ना, कम वस्तु करोगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो सिप्पी ये वस्तु वाले में रुपए वाले का उल्टा होता है, ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट, अब देखो क्या कर रखा है, एक व्यापारी ने एक थोक दुकान से इतने में 5 लैपटॉप 10 ये खरीदे, उन्हें खुदरे विक्रेता को बेच दिया, उसने लैपटॉप पर 20% और इस पर 10% का लाभ कमाया। यदि प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य इतना है, तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखो आप, देखो अब यहाँ पर जो हमारा लैपटॉप का प्राइस है वो 60,000 है, एक लैपटॉप का, हमें चाहिए 5 का, तो आ गया 3 लाख, ठीक है, 3 लाख पर 20% कितना आ गया, तो आ जाएगा 60,000, ठीक है, सीधा है मैथ। अब बच गया कितना, देखो अगर 5 का हमारा 3 लाख था, तो इसमें से 3 लाख जाएगा, तो बच गया 61, मतलब 6,10,000, ठीक है, ये बच गया। अब 6,10,000 10 का है, ठीक है, इस पर 10% का प्रॉफिट हुआ, तो आ गया हमारा 61,000, ठीक है, तो टोटल हमारा क्या आ गया, 1,21,000, ठीक है, बटे में ये आ जाएगा 91, ठीक है, जीरो, और ये 000 गुणा में 100%, ठीक है, 3 0 से 3 0 गई, एक से ये गया, तो ये आ गया जीरो, अगर 9 आता तो 9 एकम 9, ठीक है, 9 तिया 27, तो 13% के लगभग हमारा आंसर आना चाहिए, ये रहा 13.3%।
ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है कि अपूर्वा ने 13 किलोग्राम अंगूर कितने में खरीदे। 3 किलोग्राम अंगूर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। अब इसने खरीदे कितने में है, 1170 में। ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। अब कैसे करेंगे इसको वो समझो। तो अब एक चीज समझो क्या, हम यहाँ पे प्रॉफिट है ना, सीपी और एसपी लिख लेंगे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर प्रॉफिट होता है हमारा 3 किलो अंगूर के। ठीक है, अब देखो भाई साहब, हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको पता है प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब क्या रखा है कि प्रॉफिट जो है ना वो सेलिंग प्राइस 3 kg ऑफ ग्रेप्स के बराबर है। मतलब कि यहाँ पे 13 kg अगर ग्रेप्स है तो हमने सेलिंग प्राइस उसका मानना 13x, तो प्रॉफिट हमारा कह रहा है कि 3x हुआ। ठीक है, माइनस में आ जाएगा 1170, और यहां से देखोगे तो 10x, यहाँ पर आ जाएगा 1170, x हमारा क्या आ गया 117। ठीक है, तो बहुत ही साधारण सा सवाल बन सकता है, लेकिन आपको परेशान हुए हो गए आप पहले। अब ये क्वेश्चन देखो, क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, वो प्रोड्यूसिंग करती है 3000 यूनिट एक स्पेसिफिक कंपोनेंट की, और फिक्स करती है सेलिंग प्राइस को 30 रुपए पर यूनिट। जो फर्म है इनिशियली प्रोजेक्टेड करती है कि एक ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन होगा 20% का। डिस्पाइट एंटिसिपेटिंग एक 20% प्रोडक्शन लॉस क्वालिटी कंट्रोल इशू के कारण, जबकि एक्चुअल जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं वो रिजल्ट करते हैं 40% रिजेक्शन रेट। एज्यूमिंग करो कि कॉस्ट है वो सेम रहेगी हर सिचुएशन में, तो डिफरेंस बताओ आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट के, एक्सपेक्ट एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट इनकर्ड। तो भाई अब देखो, आधा सवाल हम यहाँ पर करेंगे, आधा यहाँ पर करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, तीन मतलब 3000 यूनिट बनाती है। अभी प्राइस रहने दो, 20% का प्रॉफिट रहती है, 10% का लॉस होता है। अगर 10% का 3000 पर होगा तो 2700 बच गया। ठीक है, अब 2700 पे यहाँ पे देखो 6/5 करेंगे, है ना, मार्जिन प्रॉफिट, तो 6/5 आ गया। 5 से करोगे तो ये 2 आ गया, है ना, एक जीरो कट गया यहाँ से, और फिर ये 30 आ जाएगा, तो जीरो जीरो। ठीक है, 6×6 = 36, और 36 गुणा में 27 करेंगे, या 27, या 9 से करें फिर 3 से करें, तो 9 से करें या 27, सीधा 27 और 36 से ना कर रहे। 6×42, 6×2 12, अच्छा 16, 7×1 21, 3×4 2 8, तो 2 7 9। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 972। देखो 2700 है ना, और ये 30 रुपए, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया कितना, 8100। ठीक है ना, 81,000। अब ये क्या है, 20% का लाभ है इस पे, तो हम सिप्पी निकालेंगे पहले यहाँ पे। ठीक है, तो गुणा में 6/5 हो जाएगा, 8100। ठीक है, अब 6 × 6, 6×3 = 18, और 6×5, ठीक है, अब 5 से होगी, 5×5 = 25, 13×5 = 2 67, 00। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बीच का अंतर कितना आया, था 81,000, है ना, प्रॉफिट कितना आया, तो आया हमारा 81,000 में से घटाएंगे तो 13,500। ठीक है, जबकि ये जो नुकसान हुआ है वो तो हमारा कितना हुआ है, 40% की रिजेक्शन रेट था एक्चुअल में। ठीक है, मानना उसने ये था कि 10% का ही नुकसान होगा, लेकिन हो गया कितने का, 40% का। तो 30,000 का 40% हमारा कितना आ जाएगा, अ, मतलब लगभग 1200। तो 1200 घटाएंगे तो 1800 एक्चुअल है। ठीक है, अब इस पर वही 30,000 ना 30 रुपए, तो आ गया 54,000। ठीक है, जबकि हमारा जो सेलिंग प्राइस है, मतलब वो ये कॉस्ट प्राइस है वो इतना है। ठीक है, जबकि सेलिंग प्राइस इतना हुआ एक्चुअल में, तो यहाँ पे नुकसान कितने का हो गया, -13,500 का, है ना। तो टोटल हमारा नुकसान कितना हो गया, तो टोटल हमारा जो नुकसान है, टोटल डिफरेंस लेना ना,
तो ये 13,500 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 27,000। और सीपी हमारा कितना है 67,500 गुणा में 100। ठीक है, तो आप करो अब, देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 9 तिया 9 सत्ते और 9 पंजे, 3 तक करोगे तो 25, 25 तक करोगे तो 40, तो 40% हमारा आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन। इसमें क्या था, पहले मानना था 10% होगा, लेकिन 40% नुकसान हो गया, हमने सिप्पी निकाल लिया, 20% का वहां पर लाभ हुआ था, बाद में भी सिप्पी निकाल लिया, इसमें भी नुकसान हुआ है, तो बीच का जो हमारा एक में प्रॉफिट था एक में लॉस था, तो दोनों का डिफरेंस लेना है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, क्या रखा है, एक विक्रेता 40 रुपए प्रति नग की दर से वस्तुएं खरीदता है और उसी पैटर्न के अनुसार बेचता है, पहले नग पे 3, फिर 6, फिर 9। ठीक है, इसी तरह प्रत्येक बाद 3 की वृद्धि होती है, तो कम से कम 20% का लाभ कमाने के लिए कम से कम कितने नग बेचने पड़ेंगे। तो अगर 40 पे 20% का लाभ कमाना है, तो कितने आ जाएंगे 48 का। ठीक है, समझ आ रहा है, तो हमारा आ जाएगा 48 एन। ठीक है, और ये क्या है हमारा, ग्रेटर होना चाहिए, कम से कम क्या रखे है ना 20% का, उससे ज्यादा कितने ही आ जाओ। अब ये देखो 3, 6, 9, ये हमारा क्या बन गया, एपी सीरीज। क्या बन गया, एपी सीरीज। इसमें हमारा जोड़ आएगा 3, 6, 9। ठीक है, तो सम ऑफ एन सीरीज का क्या आता है, तो एन बाई में 2, 2a प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, तो हम एन की वैल्यू रख देंगे, समझ पा रहे हैं, मतलब ए की वैल्यू और डी की वैल्यू। ए की वैल्यू रखोगे तो 6 और ये आ जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा 3n माइनस में 3, तो ये आ जाएगा 3 जवाब में 3n। ठीक है, और बाहर हमारा क्या आ जाएगा n। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा n बाई में 2। ठीक है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 48n, n से n गया, 48 दूनी 96, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस में 3n। अब 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 93, 3 से करेंगे तो 31। ठीक है, समझवा रहे हैं, तो n की वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए या किसके बराबर, 31 के। ठीक है, समझवा रहे हैं, तो एपी सीरीज का क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में जोड़ दिया, अगर आपको ये फॉर्मूला आता था आप आसानी से कर दोगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ एपीजीपी आप करके रखो। अब डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के ऊपर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, इसको कैसे करेंगे, और ये पहली बार पूछा गया है टीचर प्राइस पे। ठीक है, ये हमारी टाइप नंबर 5 होती है, मुझे लगा नहीं था कि टीचर प्राइस भी इसको पूछ लेगा, लेकिन इसके ऊपर हमारे 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक 25 को और एक ये हमारा एक और था, कोई नहीं, एक ही लेके आया हूँ मैं, लेकिन इस टाइप को आपको करना है। इसमें कुछ नहीं है, आप एक तरफ लिखो सीपी, एक तरफ लिखो एसपी। ठीक है, अब इसने कह रखा है एक दुकानदार, क्या एक दुकान, तो भाई साहब बहुत बुरा टाइम आ रहा है, मैं एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा, सीबीएसई का आपने देखा होगा अभी, ये हुआ था ऑन मार्किंग वाला, इसी तरह एसएससी के आप देख पा रहे होगे पेपर कितने लीक होने लग रहे हैं। ठीक है, बहुत सोची समझी चाल चली हुई है, बार बार टेंडर को चेंज किया जा रहा है, स्टूडेंटों ने निकाला एथिकल हैकरों में कि भाई ये कैसे चेंज कर करके, और जो एक कंपनी रेप्यूटेड कंपनी भी नहीं है उनको टेंडर दिया जा रहा है, तो भाई बहुत ही बुरा हाल मचा हुआ पूरे देश में। मैं तो क्या ही कहूँ भाई, बहुत ही बुरा लगता है, और हम कुछ कर भी नहीं सकते। अब देखो आप, करके एक दुकानदार 25% लाभ कमाने के लिए चीनी का मूल्य अंकित करता है, तो इसका मतलब 4 रुपए की चीज कितने में बेचता है, 5%, 5 रुपए में। वजन की कटौती के कारण वह 1 किलोग्राम के बजाय केवल इतने ग्राम देता है, मतलब कि वो पैसे हमसे कितने लेता है, 1,000 के लगभग। ठीक है ना, और सामान केवल कितने का देता है, 900 का। समझ में आ रहा है, इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस है ना उस सामान का, वो 900 है, और पैसे वो कितने ले लेता है हमारा, 1,000। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये 2 स्टेप तो आप करते थे, लेकिन यहाँ पर आ गया नेक्स्ट ये वाला 10% छूट।
अब 10% की छूट का क्या मतलब है कि 10 रुपए की चीज वो कितने में देता है, 9 रुपए में। ठीक है, तो 9 से 9 गया, 3 जीरो से ये गया, तो ये क्या आ गया, 1/4, 1/4 कितना आता है हमारा, 25%। तो 25% हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन 116। इसमें क्या कह रखा है हमारा कि एक दुकानदार दावा करता है कि वह 12 रुपए प्रति किलोग्राम पर सेंधा नमक बेचता है और क्रय मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम है। मतलब क्रय मूल्य कितना है, 15 रुपए। 15 रुपए की चीज ये 12 रुपए में बेचता है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वह इतने ग्राम के स्थान पर इतने ग्राम देता है, मतलब कि वो वस्तु का जो वैल्यू है वो 533 है, लेकिन पैसे उससे कितने लेता है, 1599। मतलब कितने गुना हो गया, 3 गुना। ठीक है, 3 से काटोगे तो 5, तो हमारा क्या आ गया, 5:12। कितने का लाभ, 7 का। तो 7/5 होता है हमारा 140% हमारा आंसर। ठीक है, तो पिछली टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने बता दिए हैं, वो नया क्वेश्चन नई टाइप पूछी गई थी। अब हम करते हैं प्रॉफिट लॉस होता खत्म, आधा घंटा ये मान लो, और लगभग उसमें भी हमारा मान सकते हो आप आधा घंटा, तो लगभग 1 घंटे का तो प्रॉफिट लॉस आया है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है प्रॉफिट लॉस। ठीक है, आप करके जाइएगा। ठीक है, अब आप देखो डिस्काउंट। डिस्काउंट के ऊपर पहले ही क्वेश्चन आप तड़कता भड़कता देख पा रहे होगे। क्या दे रखा है हमारा कि एक शॉपकीपर अनाउंस करते हैं एक स्पेशल ऑफर ओकेजन ऑफ फेस्टिवल, कि आप 3 शर्ट खरीद दो और केवल 2 का पे करो। ठीक है, मतलब कि 3 शर्ट खरीदो, 2 का भुगतान करो, मतलब एक फ्री में मिले। अगर प्रत्येक शर्ट की कीमत अगर 1200 है, तो एक ग्राहक ने इस ऑफर के तहत 9 शर्ट खरीदी। 9 शर्ट खरीदने का क्या मतलब है, गुणा में 3, तो आगे 9 शर्ट, लेकिन पैसे उसने केवल कितने के दिए, 6 वस्तुओं के। फिर क्या रखा है, अतिरिक्त 10% का वो छूट है, तो पैसे उसने 6 शर्टों के दिए, तो 6 गुना में 12, तो आ गया 7200। और उस पर 10% का लाभ, तो 9 गुना में 9, 9/10, तो जीरो गई, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, एक 64। ठीक है, तो 6480 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देखिए 118वां, क्या दे रखा है। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से इतना अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य इतना है, यदि वह इससे इतने में बेचता है तो ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट देता है। वाह जी वाह, बहुत ही अच्छा। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर है ना, तो 1200 की चीज हो गई और 1000 हमारा क्या हो गया, एसपी हो गया, तो कितने की छूट देता है, 200 की। 200/1200 मतलब 1/6, 1/6 होता है 16 सही, 2/3% हमारा आंसर। अब आप देखो 119वां, क्या कह रखा है कि एक दुकानदार खरीदार को 20% की छूट देता है, वह केवल तस्करी का सामान बेचता है और रिश्वत के रूप में वस्तु की लागत का 10% भुगतान करता है। वाह जी वाह, क्वेश्चनों में भी रिश्वत पूछने लग गए, बहुत बढ़िया। कह रखा है अगर क्रय मूल्य हमारा 500 रुपये है, तो यदि वह इतने का लाभ कमाना चाहता है तो अंकित मूल्य क्या होना चाहिए। नाइस 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 क्वेश्चन। अब ब्राइब किस में ऐड करी जाएगी भाई साहब, ये तो बता दो। अब समझो, रिश्वत किस में ऐड करी जाएगी, रिश्वत ऐड करी जाएगी क्रय मूल्य में, जैसे रिपेयरिंग और वो यूज होती है ना, इसी तरह सरकार भी आपको बताना चाहती है रिश्वत के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो 10% अगर रिश्वत इसमें जुड़ती है 5,000 में, तो आ जाएगा हमारा 5500, गुणा में लाभ हमारा कितना है, 9 से 1/11, तो 1199, और ये आ गया 100/11, गुणा में बटे भाग में 100, जमा में 1, तो यहाँ से 11 एकम 11, तो आ गया 12/11। ठीक है, तो अब इसका क्या करेंगे, 12/11, तो आ जाएगा हमारा 6000। अब 6000 है करके 20% की छूट है, अंकित मूल्य बताना है, तो 100/80। ठीक है, मतलब 4/5, 4 तक करेंगे तो 15, 15 पंचे 75, 00 हमारा आंसर।
ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट हमारे डिस्काउंट के सवाल। ये बहुत ही अच्छा और काफी लेंथी सवाल आपको लगा होगा, पहली बार में ये नहीं करना होता। ठीक है, करके एक दुकानदार 200 रुपये प्रति शर्ट की दर से 50 शर्ट खरीदता है। प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य निर्धारित रूप करने के लिए लागत मूल्य पर 25% का लाभ लगाता है। निरीक्षण करने के बाद 5 दोषपूर्ण पाई जाती है, उन्हें हटा दिया जाता है। पुनर्वक्रण मूल्य नहीं होता तो शेष 45 वस्तुओं को अंकित मूल्य के 10% की छूट पर बेचता है। कुल निवेश पर दुकानदार द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत कितना है? यहाँ पे देखो भाई साहब, इतना कम मार्जिन में कैसे वो घर चला पाएगा, मुझे तो यही टेंशन हो रही है। अब आप ये चीज देखो कि इस सवाल को हम कैसे करेंगे, समझो पहले। अगर आप यहाँ से देखो 50 शर्ट गुणा में 200, तो हमारा सीपी कितना आ गया भाई साहब? 10,000। ठीक है, अब मार्क प्राइस देखो, मार्क प्राइस हमारा 25% मार्कअप कर दिया, तो 200 का 25% कितना होगा? 50। तो अब आ गया हमारा 250। ठीक है, अब 5 शर्ट इसमें से खराब हो गई, डिफेक्टिव हो गई, बच गई कितनी? 45। तो 45/50 हमारा क्या आ गया? 9/10। ठीक है, तो अब हमारा, चलो ये छोटो, ठीक है, 5 शर्ट होगी, उसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है, तो जो रिमेनिंग है 45, उसको 10% के किस पे बेच दिया? डिस्काउंट। तो इसका मतलब अगर हमारा 250 था, तो उसको 10% का डिस्काउंट देने के बाद 9/10 आ गया 225। ठीक है, अब 225 इंटू में कितनी वस्तु है हमारी? 45, और ये कितनी थी? 50। ठीक है, तो 225 गुणा में 45, यहाँ से हम रेशियो भी ले सकते हैं। कैसे? 25 निम्न, तो आ गया हमारा 400। ठीक है, 5 निम्न, तो 5 से काटेंगे तो 80, तो आ गया 80/81। तो आ जाएगा 1/80 गुणा में 100, मतलब 5/4, मतलब 1.25% का लाभ। सी ऑप्शन। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा 121वां, 121वां हमारा क्या दे रखा है, वो देखिए आप, कि एक कपड़े की दुकान शर्ट पर 20%, ट्राउजर पर 25% की छूट देती है। यदि देय राशि 2,000 से अधिक है तो 2% की और छूट मिलती है। वाणी ने 500, 650, 740 अंकित वाली 3 शर्ट और इतने इतने 2 ट्राउजर खरीदे। ठीक है, वाणी ने कितनी राशि का भुगतान किया? निकटतम उसमें बताना है, और ऑप्शन भी काफी पास पास में है। तो अब यहां से देखो आप क्या, वाणी ने 3 शर्ट खरीदी इस प्राइस पे, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, है ना? तो हमारा हो जाएगा, देखो, 0, 9, 7 और 6 11, 9 7 और 6 13, और ये 18, इतना हो गया हमारा ये किसका? शर्ट का। ठीक है, ट्राउजर का देखो, 5 5 10, और 1 4 1 5 9 और 8 17, तो 1750 ये आ गया। अब हमारा जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, 2 ट्राउजर खरीदे हैं, अब इस पे तो कितना मिलता है हमारा? 20%, मतलब इसका तो हमारा क्या आ जाएगा? 4/5। ठीक है, और इसका हमारा क्या आ जाएगा? इसका हमारा दे रखा है 25%। 25% मतलब 3/4। ठीक है, तो 3/4 अगर हम करते हैं, तो इसका तो आ जाएगा गुणा में 2, तो 8, 8 नहीं 72, 18 अट्ठे 144, और 7 151। ठीक है, जवाब। यहाँ से देखो, ये 4 से हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, पहले 3 से गुणा कर देते हैं, तो 51, अरे 52, 4 तक करेंगे तो 13, और ये 12.5। ठीक है, तो हमारी कितनी आ जाएगी जोड़ोगे? तो 4 2 28.5, इतना आ गया। तो 28.24.5 तो आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि इस पर 2% का और दिया जाएगा। इसका अगर 1% हम देखें,
तो आएगा 28.24, है ना। 2% देखें तो लगभग 56.48, है ना। इसमें तो मतलब 56 घटाएंगे तो लगभग 8, और ये हमारा क्या आ जाएगा 11 में से 6, तो 27.68 के लगभग आएगा। ठीक है, कर दोगे। तो थोड़े से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ रखे हैं और आपको टाइम लगेगा भाई। ठीक है, करके जाओगे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रिपीट होएंगे पेपर में। अब क्या रखा है, 2 पेन खरीदे, पहले इतने में दूसरा इतने में। पहले पेन पे 20% का लाभ कमाना चाहते थे, लेकिन दुकानदार ने मोल भाव किया और उसके शुरुआती इच्छित विक्रय मूल्य पर 82% छूट दे दी। दूसरा पेन इतने के लाभ पर बेचा गया, इस लेन देन में कुल कितना लाभ हुआ वो हमें पूछा गया। तो अब आप देखिए, अगर आप टोटल सिप्पी देखो तो 0, 7 और 5 12, ये आ गया 5। ठीक है, ये आ गया हमारा टोटल सिप्पी। लेकिन यहाँ पर देखो, ये जो है इस पर पहले 20% का लाभ हुआ तो आ जाएगा हमारा 6/5, लेकिन फिर 82% की छूट भी दी गई। ठीक है, तो अगर हमारी छूट दी गई, है ना, तो अगर इस पर 82% का हमारा क्या दे दिया, छूट दे दी, तो आएगा हमारा 100/18। ठीक है, तो आ गया 54। और इस पे जो 270 है, इस पे हमारा 78% का लाभ है, तो जब हम करेंगे तो आएगा 480.6। अब इसका जोड़ करेंगे तो 534.60, और टोटल हमारा जो सीपी हुआ था वो कितना हुआ था 520। ठीक है, तो 14.60 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, इसको कर लेना, थोड़ी कैलकुलेशन मैंने करी नहीं है तो आप कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो आप, क्या रखे, एक उत्पाद 3 क्रमिक चरणों यानी निर्माता से थोक विक्रेता, थोक विक्रेता से खुदरा, खुदरा से ग्राहक के माध्यम से बेचा जाता है। निर्माता उत्पाद पर क्रय मूल्य से इतना अधिक मूल्यांकित करता है, फिर 25% की छूट प्रदान करता है। थोक विक्रेता इसे 20% बढ़ाकर अंकित करता है, 4% की छूट देता है। खुदरा विक्रेता इसे 50% की है और 25% की छूट प्रदान करता है। तो ग्राहक के लिए उत्पाद का अंतिम विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि निर्माता का क्रय मूल्य इतना। कोई दिक्कत नहीं, आसान सवाल है। हमें क्या बता दिया, निर्माता का क्रय मूल्य बता दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखो 1000 है हमारा गुणा में, अब इस पर लाभ कमाया कितना 50%, तो अगर 50% कमाया तो आ जाएगा हमारा 3/2। 25% की छूट दी तो आ जाएगा हमारा 3/4। फिर इसी तरह आगे 20% बढ़ाकर तो आ गया 6/5। फिर कह रखा 4% की छूट तो आ जाएगा 96/100, मतलब 24/25। फिर 50% बढ़ाकर तो आ जाएगा 3/2। फिर कह रखा 25% की छूट तो 3/4। ठीक है, ये सारा हमारा वो है। अब देखो 3 से कटता जा रहा है, तो 3 से कटने वाला चाहिए, ये नहीं कटता। 4 3 7, 11 और 1 12, ये 3 से कटता है, 9 से नहीं कटता, देखेंगे बाद में, है ना। वैसे 9 से भी कटने वाला चाहिए। और ये देखो 6 7 13, 4 17 और 1 18, ये कटता है, ये हो सकता है। और 4 4 8 और 5 13, ये नहीं कटता। ठीक है, समझवा रहा है। ये भी तो कटने लग रहा भाई साहब 9 से, है ना, ये तीनों ही कट रहे हैं। तो हम ये कर सकते हैं, हम लास्ट वाले से वो कर सकते हैं, है ना। ये 25 से गया 0, है ना, 5 2, ये भी गया, 8 से काटेंगे तो 8 तिया, तो 3 तिया 9, तिया 27, 7 आ गया, 7 6 42, 2 आ गया, 9 दूनी 18, लास्ट में 8 आना चाहिए, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, तो 3 का हमारा इस पे अप्लाई नहीं हुआ। अब देखो नेक्स्ट क्या क्या रखा है इसमें, कि एक व्यापारी अलग अलग अंकित मूल्य और छूट रणनीतियों वाले 2 अलग अलग उत्पाद बेचता है। पहले उत्पाद के लिए अंकित मूल्य पर इतने की छूट और दूसरे पे 20% की छूट। दोनों उत्पादों का कुल विक्रय मूल्य इतना है। पहले उत्पाद के अंकित मूल्य और दूसरे उत्पाद के अंकित मूल्य का अनुपात दे दिया, तो करेगा पहले उत्पाद का अंकित मूल्य बताओ। तो 4 से भाग हो रहे हैं, ये सारे ही 4 से भाग होंगे। ठीक है, ये नहीं हो रहा। अब देखो आप, अब यहाँ से देखो, ये हमारा क्या दे रखा है, अंकित मूल्य। हमने माना 4x 3x,
अब 25% का लाभ आ गया, मतलब वो आ गया, छूट आ गई, तो आ जाएगा 3/4, मतलब ये आ जाएगा 3x। और इस पर 20% की छूट है, तो आ जाएगा 2.4x। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो टोटल हमारा क्या हो गया, 5.4x इक्वल टू में 14,850। क्या अंकित मूल्य बताओ पहले वाले का, मतलब हमें 4/में 5.4, इसको हटाओगे तो ऊपर 0 आ जाएगा। ठीक है, 2, ये 27, 9 तक काटोगे तो 3, 9 तक काटो, 9 एकम 9, 9 छिक 54, 9 पंजे 45, 0, 3 से काटो, 3 पंजे और 55 दूनी 11, मतलब ये आ जाएगा हमारा, मतलब 110। ठीक है, 11 से कटने वाला चाहिए, ये हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के इतने ज्यादा अच्छे क्वेश्चन नहीं आए हैं। एक चीज लगी भाई मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट में, इसमें इतने खतरनाक सवाल दे रखे हैं कि भाई वो नहीं होंगे। ठीक है, इतने कम टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, ऑप्शन भी इतने पास में दे रखे हैं। मैं यही कहूंगा, अगर आपकी इसमें आते हैं, अगर कैलकुलेशन हो पा रही है, अप्रोक्स में भी हो पा रही है, तो कर देना, वरना छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये नहीं है कि आप बिन काम में टेंशन लो। ठीक है, अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे, देखो दो क्वेश्चन ये हैं, बहुत ही एडवांस पूछे गए हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। ये हमारा 28 मार्च को और ये 27 मार्च को पूछा गया है। ठीक है, कैसे करेंगे वो समझो। देखो, आपको फार्मूला पता है क्या, अमाउंट इक्वल टू होता है हमारा प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट अपॉन में 100%। ठीक है, और इसी तरह हमारा आता है, ये A1 हो गया, ये P1 और ये R1। इसी तरह हमारा आता है A2 और ये हमारा P2 और ये 1 प्लस में R2 अपॉन में 100। ठीक है, अगर दोनों को भाग दे दे तो हमारा निकल जाएगा यहाँ से, ये कट जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? अब ये भी निकालना मुश्किल है। कैसे मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे देखो, सवाल को पढ़ो, निश्चित धनराशि 21% दे दिया, 2 साल दे दिए, ये दे दिया, 8 महीने में संयोजित होता है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो उसकी धनराशि पर समान ब्याज, समान अवधि और समान दर पर देय राशि ज्ञात कीजिए और देखो कितने पास में है। ठीक है, ये देखो, ये तो चलो फिर भी डिफरेंस है, ये देखो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, इसमें टाइम खराब नहीं करना। ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर 8 महीने में होती है तो 2 साल में कितने चक्कर हो गए, 3 चक्कर हो गए। ठीक है, मतलब 3 चक्कर हो गए। ठीक, 3 साइकिल हो गई। 21% पूरे साल का है। ठीक है, मतलब 12 महीनों का, 8 महीने को निकालेंगे तो 21 गुना में 8/12 आ गया, तो 2 और 3, तो आ गया हमारा 14%। 14% का 3 बार सक्सेसिव करो, तो 14 का 3 बार सक्सेसिव करोगे तो एक्स वाई जेड वाला ठीक रहेगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो पहले तो हमने जोड़ना है, तो आ जाएगा 42, है ना, गुणा में, फिर आएगा 3 गुना में 14 गुना में 14/100, और फिर आएगा ये 14 का क्यूब, मतलब 14 गुना में 14 गुना में 14/100। ठीक है, ना सोनी हजार, 10,000। अब यहाँ से देखो, ये आ जाएगा 196 गुणा में 3 करोगे तो 6 × 18, 57 और 1 58, तो 5.88। ठीक है, ये बहुत छोटा चला जाएगा, तो इसको ना भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से आएगा हमारा 47.58। ठीक है, अब 100 में जोड़ोगे तो हमारा आ जाएगा 147.88। ये हमारा अमाउंट आ गया कितना, 81,174। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या, अब ये देखो क्या रखा, समान राशि पर समान दर पर और समान अवधि, मतलब 2 साल में अगर 21% के उससे करें तो 21 का सक्सेसिव हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 42 पॉइंट में, 42 जमा में 21 गुना में 21/100, तो आ जाएगा 441, मतलब 4.41, तो आ जाएगा हमारा 46.41। ठीक है, अब 46.41 कितना आ गया, 146.41। ठीक है, अब ये देखो भाई साहब कितनी पास में है, कितनी पास में है, कितनी पास में है ना, कितनी पास में है। ठीक है, अब कैसे करें, ठीक है, ये आ जाएगा 146.41 और ये 147.41, तो भाई अब इसके बहुत पास में पड़ेगा। ठीक है, इसके बहुत पास में यही पड़ता है, तो इसको लगा देना। ठीक है, जहां तक है ठीक हो जाएगा,
और एग्जामिनर अगर चाहता है आपसे गलत करवाना तो भाई करवा भी देगा। ठीक है, इसी तरह सेम क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप खुद करना, समझ में आ रहा है? आपको सेम तरीके से करना है, ऐसे ही परसेंटेज निकाल के, इसमें बस कैलकुलेशन बहुत तगड़ी होगी। अब देखो आप नेक्स्ट हमारा क्या रखा है, 2 साल में इतना होता है, 3 साल में ही होता है। ये आप देख पा रहे होगे कि हमारा 10 का ही 2 बार सक्सेसिव करेंगे 21 आएगा, 3 बार करेंगे तो 33.1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 हमारा आंसर, बस क्या ही बताए। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब, ये बेसिक है, क्या रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एनुअली, तो कौन सा करेक्ट डिफाइन करता है? यह है कि इंटरेस्ट हर साल प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है प्लस एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट जो प्रीवियस ईयर पे है वो भी, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज रखता है ना, वो चीज। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर। अब देखो आप नेक्स्ट, ये मैंने काफी बार करवाया है लेकिन इसमें बहुत ही खतरनाक तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कैसे करते हैं, मैंने बताया था जैसे जनवरी है, अगर हाफ ईयरली दे रखा है तो जनवरी से दिसंबर तक 2 साइकिल बनेंगे। ठीक है, जबकि इसमें एक साइकिल बनेंगे, तो यहाँ पर ये फुल ईयर का है तो हाफ ईयर का क्या आ जाएगा, 3.25%। ये तो आ गया जुलाई का केवल इंटरेस्ट। ठीक है, अब हमें चाहिए जनवरी का भी, और वो भी किस में चाहिए, हमें सक्सेसिव में चाहिए, तो हमारा 6.5 आ जाएगा। ठीक है, कैसे 2.25 जोड़ेंगे, एक्स प्लस में वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन 100 वाले फार्मूले से, है ना। फिर हमारा 3.25 इंटू में 3.25 अपॉन में 100, ये बहुत ही छोटा चला जाएगा, लेकिन चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा क्या आएगा, लास्ट में तो जैसे 32 है ना, ये 32 गुना में 33 और 5 का तो 25 आ जाएगा, तो 32 गुना में 33 करेंगे तो 3 से होगी 6, 9, 9, 6, 6, 15 और ये 10, 1, 0, 5, 6, 2, 5। ठीक है, 2, 2, 4, 2, 2, 4 ये 6। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 6.6 जमा में 3.25%, तो लगभग हमारा आ गया 9.85%। ठीक है, लगभग 10% ही आप मान लो, तो इसका 10% अगर आप देखोगे तो 9,952 से तो छोटा आएगा। ठीक है, मतलब ये तो पूछेगा नहीं, है ना, ये बड़ा हो गया। अब इसका 9.85% अगर हमें निकालना है, हम क्या करेंगे, इसका 0.2% निकाल लेते हैं इस वाली वैल्यू का, और वो घटा देते हैं। अगर आप 1% देखोगे तो यहाँ पे लग जाएगा, 0.1 देखोगे यहाँ पे, हमें 0.2 चाहिए, तो हमारा क्या आएगा, लगभग 19। ठीक है, तो लगभग इसमें से क्या घटेगा, हमारा 19 घटेगा। अगर 20 घटाओगे तो 32 आ गया, तो 32 के आसपास, मतलब उससे तो बड़ा होगा, क्यों, 5 है ना। ठीक है, वैसे तो 0.15 घटेगा, तो ये तो छोटा, ये तो आएगा नहीं, यही हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है, हमने 0.2 घटाया था जबकि 0.15 घटाना था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर, आपको इस तरह करना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, यही आसान पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। ठीक है, अब आप देखो ये रहा, क्या रखा हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 3 वर्षों में अपने मूलधन से इतना अधिक हो जाती है। तो एक ब्याज निश्चित वार्षिक दर से चक्रवृद्धि होती है, तो 6 माह चक्रवृद्धि होने पर 20,000 की राशि 1.5 वर्ष में क्या होगी, हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। अब 72.8% 3 साल का सक्सेसिव किसका होता है, तो 20 का, 20 जमा में 3 गुना में 20 बटे में 100। ठीक है, जमा में 20 का क्यूब अब होना 10,000। ठीक है, ये जब करोगे आप 72.8% आता है। ध्यान रखना है, जिन बच्चों ने जब मैंने वैल्यू बताई थी याद करी होगी तो उनको याद है कि 72.8 हमारा 20 का 3 बार का सक्सेसिव होता है। अब 20% आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या रखा है इसने, हाफ ईयरली, तो आ गया 10%, 3 साल का, मतलब 1.5 साल हो गया, तो 3 साइकिल हो गए, 10% की 3 साइकिल होती है हमारी 33.1%, तो 33.1% 2 का निकालेंगे तो 6 ना
छः छः दो आ गया। ठीक है, तो छः छः दो जिसमें होगा वो हमारा आंसर सी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट नंबर 5 आएगा, तो इसमें काफी पार्ट बन गए, लेकिन जहां तक है पार्ट 6 में ये कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 5 में सर्कुलर रेस, लीनियर रेस, ट्रेन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, फाइव एंड सिस्टम और बोटन स्ट्रीम कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। धन्यवाद सभी का। वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखना। कई क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आप छोड़ दोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। धन्यवाद सभी का।